बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रेकिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। वो भी चाहती है चांद को छूना, वो भी चाहती है अपनों के बीच रहना, वो भी चाहती है एक सुरक्षित जिंदगी, वो भी चाहती है आत्मसम्मान से जीने का अधिकार। ऐसी लड़कियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि हजारों में है और ऐसी सैकड़ों लड़कियां सरकारी और गैर सरकारी सुधार गृहों में बैठकर सपने बुनती है। कितनों को एक सुरक्षित भविष्य, एक अपनापन मिल पाता है, ये एक अलग बात है। बाल एवं महिला कल्याण विभाग के साथ साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं इनके पुनर्वास के काम में लगी हुई है। ये पुनर्वास क्या रंग लाया, योजनाएं और उनका कार्यान्वयन क्या वाकई इन तक पहुंचा, क्या समाज और उसमें रहने वाले हम और आप इन्हें अपना पाए और सुधार गृहों की हालत कैसी है, जानेंगे अस्मिता के आज के अंक में। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ी है संगीता वर्मा जी, आप इकोनॉमिक एडवाइजर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आपका ताल्लुक है। स्वागत है संगीता जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं पीएन नायर जी, आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशन से, सीआरपीएफ से आपका ताल्लुक है और ट्रैफिकिंग पे आपका बेपनाह काम रहा है। स्वागत है नायर साहब अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है सुधा तिवारी जी, आप शक्तिशालिनी स्वयंसेवी संस्था से आई हैं। स्वागत है आपका सुधा जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं रविकांत जी, आप शक्तिवाहिनी संस्था में प्रेसिडेंट के पद पे हैं और एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट से आपका ताल्लुक रहा है। स्वागत है रविकांत जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है नेशनल ब्रॉडकास्ट अकेडमी के कुछ नौजवान स्टूडेंट जिनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं आज के इस विषय को लेकर। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। मजबूरी और झूठी इज्जत के नाम से टूटे मालिक के दाने कभी भी पुराने और टूटे रिश्तों को हिरोने नहीं देते। मानव तस्करी का शिकार हुई लड़कियां जब किसी तरह से इन तस्करों के चंगुल से छूटती है तो इन्हें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के हवाले कर दिया जाता है। ये लड़कियां जबरदस्ती या बहला फुसलाकर घर से दूर ले जाकर या तो देह व्यापार में ढकेल दी जाती है या बंधक की हैसियत से पूरी निगरानी में दूसरे कामों में लगा दी जाती है। लेकिन फिर एक नई सुबह इनकी जिंदगी में आती है जब इन्हें आजाद करवाया जाता है तो इन्हें ये एक उम्मीद होती है कि इनके घर वाले इन्हें अपना लेंगे, पर वही घर वाले समाज क्या कहेगा के डर से इनसे किनारा कर जाते हैं। फिर रुख होता है सुधार गृहों का। इन सुधार गृहों की हालत बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करती है। देखने वाली बात यह है कि इन होम्स में प्रशिक्षण के नाम पर कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है। दूसरी तरफ अगर कोई लड़की साहस कर अपने ऊपर हो रही ज्यादतियों के खिलाफ मामला दर्ज कराती है तो अदालत के चक्कर काटते उम्र ही निकल जाती है। योजनाएं और प्रयास हर स्तर पर हैं, लेकिन क्या उन पर वैसा अमल किया जा रहा है? क्या उनके पुनर्वास की कोशिशें रंग ला रही हैं? क्या अंधेरे के बाद रोशनी का सफर शुरू हो पाया है? अस्मिता के लिए प्रियमरा, लोकसभा टीवी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। संगीता जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पुनर्वास यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। आफ्टर ट्रैफिकिंग जब इन लड़कियों को छुड़ाया जाता है, कितना रंग ला पाया है इन लड़कियों का पुनर्वास, और खासकर अगर हम उज्ज्वला की ही बात करें तो? इसमें कोई शक नहीं है समीना जी कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जरूरत है ऐसी लड़कियों का पुनर्वास। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो, जैसा आपने कहा, उज्ज्वला कार्यक्रम चला रहा है। उज्ज्वला कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 173 योजनाएं चल रही हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों में, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है राज्य सरकार के रिकमेंडेशन पर। और हम लोगों की कोशिश ये है
कि अच्छी व सरकारी संस्थाएं आगे आएं और उनको हम लोग इस कार्यक्रम के लिए ग्रांट्स दें, जिससे कि वो लड़कियों के पुनर्वास के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए और इस ट्रैफिकिंग के प्रिवेंशन के लिए आगे आके कार्य कर सकें। कहीं ना कहीं आपको लगता है उज्ज्वला के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे अगर आप हमें, कि कितना सक्सेसफुल रहा है आपका ये कार्यक्रम? देखिए, उज्ज्वला जो है वो इन मैनर ऑफ स्पीकिंग अभी नया कार्यक्रम है, सन 2007 के अंत से चल रहा है। हम लोग अभी कुछ समय में उसको इवैल्यूएट भी करेंगे, लेकिन आज की तारीख में जो पुनर्वास गृह हैं उज्ज्वला के, उनमें लगभग हर गृह में लगभग 50 लड़कियों के रहने के प्रबंध होता है, उनके बच्चे भी उनके साथ रह सकते हैं। और प्रयास ये है कि उन लड़कियों को जो हर वक्त की जरूरत की चीज़ें तो दी ही जाए, उनका एक वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से पुनर्वास भी कराया जाए। भिन्न भिन्न ट्रेड्स में इस प्रकार का पुनर्वास किया जा रहा है। कहीं मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कहीं अचार बनाने की, कहीं कढ़ाई बुनाई। आपको ये लगता है कि उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करके ही एक सही मायने में पुनर्वास उनका किया जा सकता है? पीएम नायर साहब है, हमारे साथ पीएम नायर साहब, आपका काफी जबरदस्त रिसर्च रहा है, ट्रैफिकिंग पे आपने बड़ा काम किया है। पुनर्वास की जो योजनाएं हैं, अगर हम खास तौर पर उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या कहती है आपकी रिसर्च? देखिए, नमस्कार सहीना जी। रिसर्च के बारे में सभी पहलुओं पर रिसर्च किया गया। सबसे पहला पॉइंट ये निकलता है कि जो जिन लड़कियों के ट्रैफिकिंग हो जाती है उसके बाद उसका पुनर्वास सही में होता नहीं है। तो अभी मैडम ने बताया कि नया स्कीम शुरू कराए। ये नया स्कीम शुरू कराने का एक मुख्य कारण यही है कि रिसर्च के दौरान ये बताया गया कि वहां पर ट्रैफिक महिलाओं का पुनर्वास होता ही नहीं है। जब वो गैप जो है, मैंने ट्रैफिकिंग हुआ, उसका उनका रेस्क्यू हुआ, रेस्क्यू के बाद उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, ये जो बड़ा गैप है, ये गैप जानकारी मिलने के बाद भारत सरकार ने इसमें काफी सारा काम करना शुरू किया, जैसे हमारा ने बताया। तो गैप पहले बहुत ज्यादा था, अब गैप कम करने के लिए सरकार की तरफ से और एनजीओ की तरफ से और समाज की तरफ से, मीडिया की तरफ से काफी काम किया जा रहा है। तो कहीं भी आपको लगता है कि काम हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें काफी हद तक कामयाबी मिल रही है सरकार को भी और उन लड़कियों को फायदा हो रहा है? सुधा जी हमारे साथ। सुधा जी, अगर हम सुधार गृहों की बात करते हैं और खासतौर पर वो शेल्टर्स हों जहां पर ये लड़कियां रखी जाती हैं, इन लड़कियों को वहां लाने से पहले एक कोशिश की जाती है कि उनको उनके घर वापस भेजा जाए, और वो वहां से जब वापस लौट के आते हैं, जब वहां उन्हें अपनाया नहीं जाता, मेरे ख्याल से तब उनका रुख होता है इन सुधार गृहों की तरफ। सुधार गृहों की हालत आपकी नजर में? वैसे दिल्ली में देखा जाए तो ज्यादा सुधार गृह नहीं है, 4 या 5 गिनती के हैं, पर जो है उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, उस तरह से नहीं है। गवर्नमेंट जो है, अगर एनजीओ चलाने के लिए तैयार है बहुत सारे और काम भी किए गए हैं। जैसे मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ, शक्तिशाली के थ्रू लड़कियां आती थी, बहुत बुरी हालत में आती थी, उनका मेंटल और जो भी ट्रॉमा में रहते थे उसका एक निवारण करके डॉक्टरी या किसी भी तरह से निवारण करके उनको 10th 12th इवन BA तक लड़कियां करके गई हैं। कुछ लड़कियां जो कि क्योंकि शॉर्ट स्टे होम एक जो रहता है कि शॉर्ट स्टे तक आप रहेंगे, उसके बाद आप निकलेंगे, तो वो जो ट्रॉमा है बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसके बाद कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ी उनके लिए विडंबना होती है और एक रिलेशनशिप जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो कुछ लड़कियों को 2-2, 3-3 साल भी रखा है हम लोगों ने, क्योंकि फादर से रेप है, फैमिली के अपने ही उनसे रेप है, तो कहाँ जाएंगे कहाँ। तो ये शॉर्ट स्टे होम जो है एक बड़ा उस तरह से है, जो दिल्ली की जितनी मेरे को लगता है कि शॉर्ट स्टे होम के अलावा भी बहुत सारे होम होने चाहिए, जो कि नहीं है। दूसरे इलाकों की बात करते हैं, वहाँ नहीं है, पर ये जिस तरह से चलना चाहिए उतना नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये एक सच्चाई आपको दिल दुखाती है। ट्रैफिकिंग पर रविकांत जी आपने भी काफी काम किया है, लेकिन जब इन लड़कियों को छुड़ाया जाता है तो इनके पुनर्वास पर आपकी पहली तो राय, साथ ही राज्य सरकारों की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या आप उस भूमिका से संतुष्ट नजर आते हैं? जमीनी हकीकत क्या कहती है? देखिए, मैं लास्ट 15 ईयर्स से इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ और हमारी लगातार इस पर सोच है और कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी हमने रिहैबिलिटेशन को लेकर के किया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कमिटमेंट रहती है
वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट्स में, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देने को तैयार रहता है, स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें रिकमेंड करने को तैयार नहीं रहते। जो अच्छे ट्रैफिकिंग में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको बोलते हैं कि आप एडवर्सेरियल हैं, उनको ग्रांट्स मिलते नहीं है, और जहां तक जो ग्रांट्स आते हैं तो वो पॉलिटिसाइज होकर के ऐसे एनजीओ तक पहुंच जाते हैं जिनका कोई लेना देना ट्रैफिकिंग का नहीं है। तो इसलिए एक तो जहां तक ये होम्स की बात है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात एकदम कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लास्ट 6-7 ईयर्स से मैं देख रहा हूं कि कमिटमेंट्स लगातार बढ़ी हैं, पर वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। और इतनी बड़ी गंभीर समस्या होने के बावजूद भी आप 140 होम्स बना लें या 200 होम्स बना लें, समस्या आज इतनी बड़ी है कि आज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ विक्टिम्स इज नॉट द सोल्यूशन। हम उनके लिए क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कर रहे हैं? आज हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, आज हम चाइल्ड सेक्टर में, आज इनकी मिनिस्ट्री ने भी आईसीपीएस में इतना पैसा डाला है, सर्व शिक्षा अभियान में इतने पैसे आ रहे हैं, क्यों नहीं हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में हम लोग फंड्स को और बढ़ाया जाए और देखा जाए कि हाउ कैन वी एम्पावर विक्टिम्स रादर देन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, शॉर्ट स्टे होम का, शेल्टर होम्स का उनका एक रोल है, इमीडिएट सपोर्ट में ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा उनका रोल है। उसके बाद का क्या? उसके बाद हम उनको कैसे सरकारी योजनाओं में उनको शामिल करें, उनको कैसे अपने पैरों पे खड़ा करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कैसे उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो वो मेन स्ट्रीम में आकर के कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जाकर के काम कर सके। तो वो उस टाइप की ट्रेनिंग, उस टाइप की जॉब कमिटमेंट्स, उस टाइप की फाइनेंशियल कमिटमेंट हम भारत सरकार से चाहते हैं, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। हम 1000-2000 विक्टिम्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम लाखों विक्टिम्स की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राज्य सरकारों को अब अपनी भूमिका समझनी चाहिए। एकदम बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में मानव तस्करी के जरिए हर साल लगभग 80 लाख अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता है। भारत में तस्करी की जाने वाली लगभग 15% लड़कियां और बच्चे 15 साल से कम उम्र के होते हैं, जबकि तकरीबन 45.6% वो लोग हैं जिन्हें 16 साल से कम उम्र में वेश्यावृत्ति की दलदल में ढकेल दिया जाता है। हम मेरे एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिएगा अस्मिता के साथ। ग्रांट लेते हैं, हर चीज पे मिल जाएगी, पर शेल्टर होम के लिए कोई भी आपको ग्रांट नहीं देगा। जब आप होम चला रहे हैं, ग्रांट्स आएगा 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने लेट, तो वो एक जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा उस वर्क को अफेक्ट कर देता है। सिर्फ महीने का 50,000 रुपये दिया जाता है। आप हमें बताइए कि सब ये सब पेपर में ही फिगर है या देने को भी कुछ होता है?